ब्रेक के बाद स्वागत है आपका हमारे न्यूज़आवर के खास कार्यक्रम केंद्रीय बजट में। बजट के बारे में कुछ और चर्चाएं हों इससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है। आपको बताएं कि जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण हैं वो राष्ट्रपति भवन पहुंच चुकी हैं और उस पर बजट पर राष्ट्रपति की मंजूरी मिल चुकी है। तो जल्द ही अब ये बजट पेश होगा। अब बजट के बारे में कुछ चर्चाएं कर लें। बजट के बारे में जो हम आपको ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें उसी क्षण की हैं जब राष्ट्रपति भवन पहुंची थी वित्त मंत्री और उनके साथ वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी भी आपको तस्वीरों में दिख रहे हैं। यहाँ पर बजट की मंजूरी ली गई और बजट की अब मंजूरी राष्ट्रपति की मिल चुकी है और उसे अब सदन में पेश करेंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। यह उनका 8वां बजट होगा लगातार। बजट से उम्मीदों की हम बात कर रहे हैं आज सुबह से ही कि लोगों को क्या उम्मीदें हैं। सबकी उम्मीदों पर चर्चा तो हो गई, लेकिन रियल एस्टेट से जुड़े जो बिजनेसमैन हैं उनकी क्या उम्मीदें हैं, वो क्या चाहते हैं, आइए इस पर भी नजर डाल लेते हैं। बिल्डर्स के ऊपर जब टैक्स लगाया जाता है वो भी अधिक, उसको भी सरकार को समझने की ज़रूरत है कि बिल्डर जो अपना सेगमेंट क्रिएट करता है, चाहे वो प्लॉट बनाए, मकान बना के दे, दुकान बना के दे, उसके ऊपर भी कुछ टैक्स के अंदर सरकार को छूट देना चाहिए। जो जीएसटी लगता है काफ़ी अधिक है। मेरी बस यही उम्मीद है सेंट्रल गवर्नमेंट से कि जिस हिसाब से देखा जा रहा है कि पिछली बार जो बजट पेश हुआ था लोग थोड़े नाखुश थे उससे, जो बिजनेसमैन थे वो भी नाखुश थे, छोटे तबके के बिजनेसमैन भी नाखुश थे। तो मेरी बस यही गुजारिश है कि अगर बजट पेश हो तो ऐसा हो कि सबके लिए फ़ायदी हो, क्योंकि जो छोटे तबके का बिजनेसमैन होता है उसे बहुत सी चीज़ फेस करनी पड़ती है। जैसे उस पर बैंक के लोन्स भी रहते हैं, कार लोन्स भी रहते हैं, होम लोन्स भी रहते हैं, बिजनेस लोन्स भी लेके वो अपना पूरा रोजगार बढ़ाता है। तो उस प्रकार उसको थोड़ी टैक्स में छूट दी जाए। मेरा बस ये गुजारिश है कि देश में व्यवस्था ऐसी चलनी चाहिए कि किसी पे भार ना आए। ये आर्थिक जो सर्वे आया है, जो उस पर इंफ्रास्ट्रक्चर की जहां तक बात की जाए तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ाने से ये माना गया है आर्थिक सर्वे में कि इंफ्रास्ट्रक्चर विकास को गति मिलेगी। ये तमाम चीज़ें हैं जो हमने आपको ग्राफिक्स के माध्यम से यहाँ पर दर्शाई हैं। अब हम रुख करेंगे उन महिलाओं की तरफ जो गृहिणियाँ हैं, उनको क्या है बजट से उम्मीदें। आइए जरा उनको भी सुन लेते हैं। बजट को लेकर सरकार से हमारी यही उम्मीद है कि हम मध्यम वर्गीय महिलाओं के लिए सबसे पहले तो एक कोई रोजगार अच्छा दे जिससे हमें सुविधा मिले। हम पढ़े लिखे होकर भी मध्यम वर्गीय लोगों को कोई अच्छी जॉब नहीं निकलती है, ना ही हमें नौकरी कर पाते हैं और घर संभालते हैं तो उसके लिए किचन का सामान इतना महंगा है कि हम उसको भी अच्छे से नहीं उठा पाते हैं उसका लाभ, क्योंकि दाल, सब्जी, दूध, सिलेंडर, ये सारी चीजें आसमान छू रही महंगाई को लेकर और बिजली का बिल भी काफी महंगा है। तो हम सरकार से यही उम्मीद कर रहे हैं कि वो कम से कम मध्यम वर्गीय के लिए अच्छा सा रोजगार कोई निकाले जिससे हम अपना कुछ कर सकें। महिलाओं को एक बजट घरेलू सामान सस्ता करें, सब्जी भाजी बहुत महंगी है, सब्जी कम सस्ती करें, रोजगार के अवसर बढ़ाएं, महिलाओं को आरक्षण मिला है, सब नौकरी में भी करें प्रोत्साहन, महिलाओं की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाएं, घरेलू सामान सस्ता करके तो महिलाओं को बहुत उम्मीद हो जाएगी। मोदी सरकार बहुत अच्छी है, आशा करते हैं सब महिलाओं के लिए तो काफी कुछ सहयोग करेंगी। महिला रहनी खुश तो सब खुश। तो अभी आपने सुना कि महिलाओं को क्या उम्मीदें हैं इस बजट से। महिलाओं को जो गृहिणियां हैं उनको क्या उम्मीदें होंगी कि उनका घर का बजट ना बिगड़े, और साफ दिखता है ये। साथ ही साथ जो अभी बिजनेसमैन थे उन्होंने भी अपनी बातें रखी। कुल मिलाकर के स्थितियां ये हैं कि
बजट कुल कैसा हो। आर्थिक जो समीक्षा आई है, अगर जो आर्थिक समीक्षा की बात करें तो आर्थिक समीक्षा जो कल पेश की गई उसमें जो जीडीपी यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था को स्थिर रहने की बात की गई है। आप देख सकते हैं आर्थिक समीक्षा, अगर जो पहली आर्थिक समीक्षा जो सर्वे की गई थी, ये जीडीपी ग्रोथ पहली अगर जो आप दिखा पाएं, जी बिल्कुल, तो भारत की जीडीपी ग्रोथ जो है वो दिखाई गई है 6.3% से 8% तक के बीच में रहने का अनुमान लगाया गया है। ये जीडीपी ग्रोथ रेट यानी कि भारत की भी जो विकास दर है। लेकिन अगर जो 1947 तक हमको विकसित होना है तो 8% का ग्रोथ रेट होना चाहिए। 23-24 में यह ग्रोथ रेट 8.2% थी। यह ग्रोथ रेट कम हुई है। हमारे साथ दो मेहमान जुड़े हुए हैं, अनिल सिंह चौहान जी कांग्रेस प्रवक्ता, वेद प्रकाश जी बीजेपी प्रवक्ता, वेद प्रकाश मिश्रा जी बीजेपी प्रवक्ता। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस कार्यक्रम में। आर्थिक समीक्षा जो पेश हुई थी आज बजट पेश होगा, कल आर्थिक समीक्षा पेश हुई थी, उसमें जो अनिल सिंह चौहान जी, हम आपके पास आएंगे सबसे पहले, वेद प्रकाश मिश्रा जी थोड़ी देर बाद आपके पास पहुंचेंगे। 2023-24 में 8.2% जीडीपी ग्रोथ रेट बताई गई थी, लेकिन इस समय जो है ग्रोथ रेट जो जीडीपी है ये 6.3 से 6.8% रहने का अनुमान लगाया गया है इस वर्ष। क्या लगता है? देवेंद्र जी, आपको और हमारे साथी पैनलिस्ट को और न्यूज आवर के विद्वान दर्शकों को मेरा नमस्कार। जी नमस्कार। देखिए, ये जो बजट है, हमारे देश में जो आर्थिक असमानता का एक वातावरण है, 3 से 5% लोगों के पास सारा पैसा केंद्रित होते जा रहा है। आप ये देख पा रहे होंगे कि वर्ष 2014 तक विश्व में आर्थिक मंदी के बाद भी मनमोहन सिंह जी ने जिस रफ्तार अर्थव्यवस्था को दी, वो आज ठप पड़ गई है। और देवेंद्र जी, इसके लिए सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि विश्व का सबसे ज्यादा यूथ हमारे पास है, हमारे पास कंजम्पशन सबसे ज्यादा है। हमारी जो जीडीपी है वो चाइना से आगे निकल जानी थी, ये अपेक्षा थी। लेकिन आप देखिए कि आजादी के बाद से 2014 तक 54-55 लाख करोड़ का कर्जा आज 255 लाख करोड़ के करीब पहुंच चुका है। मतलब 200 लाख करोड़ उस 54-55 लाख करोड़ के बाद ले लिए गए सिर्फ 10 वर्षों में। बेरोजगारी अपनी चरम पर है। स्टार्टअप्स को जो एक प्रमोशन मिलना चाहिए, एक अनुकूल वातावरण मिलना चाहिए, वो नहीं मिल रहा है। आप देखिए, पूंजीगत व्यय जो है वो राजस्व व्यय की अपेक्षा जितने प्रतिशत में बढ़ना चाहिए नहीं बढ़ पा रहा है। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो बजट मिलना चाहिए नहीं मिल रहा है। आवश्यक वस्तु अधिनियम को सुनियोजित तरीके से खत्म कर दिया गया और आवश्यक वस्तुओं पे जिससे निम्न मध्यम वर्गीय परिवार, गरीब परिवार जुड़ा हुआ है, उस पे हैवी जीएसटी लगा दी गई है। कुल मिलाकर आज आप देखें देश की स्थिति, तो चंद उद्योगपतियों के लिए बहुत अनुकूल वातावरण है और उनकी रफ्तार भी बहुत तेज है, उनकी पूंजी कमाने की रफ्तार भी बहुत तेज है। लेकिन अगर आप वहीं निम्न मध्यम वर्गीय और गरीब परिवारों के पास चले जाइए, मध्यम वर्गीय परिवारों के पास चले जाइए, तो महंगाई की बुरी तरह चपेट में है, युवा बेरोजगारी की चपेट में है, सारे सार्वजनिक उपक्रम बेचे जा चुके हैं लगभग, और उसकी पूंजी का दुरुपयोग किया जा चुका है। कुल मिलाकर 10 वर्षों में भयंकर आर्थिक कुप्रबंधन। लेकिन अनिल जी हम आपको रोकना चाहेंगे। अभी जो हमारे टीवी स्क्रीन पर जो ग्राफिक्स चल रहे थे, खुदरा महंगाई में गिरावट बताई गई है आर्थिक समीक्षा में। फाइनेंशियल ईयर जो है अप्रैल से दिसंबर तक 4.5, जो 2025 की बात करें तो 4.5% रही है, और 24 में ये 5.4% थी, यानी कि कमी दर्ज की गई है महंगाई में। देवेंद्र जी, इस सवाल का जवाब अगर आप एक गरीब परिवार से पूछेंगे तो आपको मिल जाएगा, जिसको दैनिक वस्तुओं की उपयोग की चीजों को कैसे वो खरीद रहा है और किस तरह की महंगाई है। हमारे रुपए का स्तर आप देख लीजिए कि 86 रुपए पहुंच गया। जब प्रधानमंत्री जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे और विपक्ष में थे तो कहते थे कि ऐसा क्या हो गया कि भारत का रुपया पतला हो रहा है।
44 रुपए से 58 रुपए 10 वर्षों की मनमोहन सरकार में रुपए का सफर था, डॉलर की औसत में वो गिरा, आज 58 से 86 पहुंच गया। और विश्व स्तर पर इतनी बड़ी गिरावट शायद ही कभी देखने को मिली हो। और ये जो आंकड़ेबाजी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ठीक बजट के पहले करती है, ये संतोषजनक नहीं है। आज आप देख लीजिए कि महंगाई की चपेट, या आप एक सोने का स्टैंडर्ड मानक है जो हमारे मुद्रा का, किसी भी देश की मुद्रा का, उसकी कीमत देख लीजिए 2014 में क्या थी और आज क्या है। 84,000 रुपए प्रति 10 ग्राम से ऊपर चला गया है सोने की कीमत। तो देखिए आज देश जिस तरह के आर्थिक कुप्रबंधन को झेल रहा है, लघु उद्योग, मध्यम वर्गीय उद्योग बंद हो रहे हैं, एक तरफ प्रधानमंत्री मुद्रा योजना को लॉन्च किया जाता है, दूसरी तरफ बैंकों को अनुकूल वातावरण नहीं दिया जा रहा है, युवाओं को लोन नहीं मिल रहा है। आज आप देखिए स्थानीय स्तर पर बैंक लोन नहीं दे पा रहे हैं युवाओं को। तो एक अनुकूल वातावरण हमारे यूथ को नहीं मिल रहा है, जबकि हमें विश्व का सबसे बड़ा यूथ हमारे साथ है। हमारी स्टार्टअप इंडस्ट्री देख लीजिए, चाहे दूसरे क्षेत्र देख लीजिए, लघु उद्योग देख लीजिए, इन सबको जो अनुकूल वातावरण मिलना था नहीं मिल रहा है। आज देश की जो ये जीडीपी गिरी है, या जो हमारे अनुमान के मुताबिक नहीं आई है, उसका कारण मात्र इतना है देवेंद्र जी कि यह सरकार पूरी तरह से आर्थिक कुप्रबंधन की सरकार है। जी, आर्थिक कुप्रबंधन की सरकार है। हमारे साथ पुष्प कुमार साहू जी, आर्थिक मामलों के जानकार, आर्थिक विश्लेषक जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। हम आएंगे आपके पास, लेकिन जवाब मुझे लेना है। वेद प्रकाश मिश्रा जी से, बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आर्थिक कुप्रबंधन का आरोप लगाया गया है। आंकड़े बता रहे हैं कि महंगाई कम हुई है, लेकिन अनिल सिंह चौहान जी का कहना है कि महंगाई कम नहीं हुई है। आप क्या कहेंगे? हमारे साथी पैनलिस्ट हैं, देखिए जो हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता जो अपनी बात रख रहे हैं, तो वो अपने विपक्ष धर्म का पालन कर रहे हैं। अच्छा जी। लेकिन जो मूल स्थिति है वो इससे भिन्न है। आपके साथ ही इस पर चर्चा हुई थी आज के 2 दिन पूर्व की, जो हमारे यहां विकास दर है उसमें बढ़ोतरी हुई है, महंगाई पर नियंत्रण हुआ है, और देश आर्थिक रूप से विकास की ओर बढ़ रहा है, जिसके सारे आंकड़े आपके पास मौजूद हैं और वो जो हमारे साथी हैं उनकी भी संज्ञान में है। देखिए, आप सरकार का विरोध करें और सुझाव लाएं, उनका तो स्वागत है, लेकिन जो मूल रूप से सरकार ने विकास किया है उसके आप भी हिस्सेदार हैं, तो उसे तो आपको ईमानदारी से स्वीकार करना चाहिए। कल का जो डेटा आया है, उस डेटा के आधार पर जब जीडीपी रेट हमारा 6.3 और 8% के बीच में रहने वाला है, तो हम जी चलिए, वेद प्रकाश मिश्रा जी से संपर्क हमारा टूट गया है, तो हम रुख करेंगे पुष्प कुमार साहू जी की तरफ। पुष्प कुमार साहू जी, पहले तो आप ये बताइए कि जो आंकड़े आर्थिक समीक्षा में आए हैं कि महंगाई, खुदरा महंगाई में गिरावट आई है पिछले साल की अपेक्षा, जबकि कांग्रेस इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी बात ये है कि 2 चीज़ें हैं। एक, जीडीपी का जो ग्रोथ रेट है वो 8.2 पिछले साल था। इस समय का अनुमान ये लगाया जा रहा है कि जो 6.3 से 6.8% तक रहेगा, तो ये तो कम हो गया। तो ऐसे में जो 2047 तक विकसित बनने का जो रास्ता है वो 8% जीडीपी रेट हो करके जाता है, तो कहीं हम उसमें पिछड़ तो नहीं रहे हैं? जी नहीं सर, अपन पिछड़ तो नहीं रहे, कहीं ना कहीं हमारा देश ग्रोथ कर रहा है। महंगाई भी देखेंगे तो कम, अपन नहीं बोल सकते कम हो रही है, लेकिन हाँ स्टेबल है देखा जाए तो। मतलब उस हिसाब से बढ़ नहीं रही। पेट्रोल डीजल के रेट आई थिंक मतलब पिछले साल इलेक्शन का रिजल्ट है उसके बाद से नहीं हुए चेंज, जब तक मेरी नॉलेज में। मतलब स्टेबिलिटी चल रही है देश में। और अभी जो इकोनॉमिक स्लोडाउन चल रहा है पूरी दुनिया में, उस वजह से कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आंकड़े हो रहे हैं।
तो लेकिन जैसे ही कॉर्पोरेट सारी चीजें हमारे यहाँ ग्रोथ करने लगेंगी, जैसे जैसे इकोनॉमी और थोड़ी ग्रो करेगी, तो उसके हिसाब से महंगाई भी हमारे स्टेबल हो जाएगी और कम होने लगेगी, ऐसा लगता है। मतलब जो आर्थिक आंकड़े पेश किए गए हैं महंगाई के संबंध में, वो डाटा सही है, अभी और भी कम होगी महंगाई आपके कहने के अनुसार, लेकिन जीडीपी कैसे बढ़ेगी सर? अगर जो जीडीपी नहीं बढ़ेगी तो फिर 8% का अगर जो रेशियो हम नहीं पा रहे हैं तो दिक्कत आएगी। 2047 तक हम विकसित कैसे हो पाएंगे? हेलो जी, आपसे ही सवाल है जी। जी 2047 तक यदि हमारी स्टेबल गवर्नमेंट रही और हमारी इकोनॉमिक जो पॉलिसीज है जो हर साल हमारी आती हैं, बजट के थ्रू आती है या फिर जो हमारी एग्जिस्टिंग चल रही है, यदि उसका पालन होगा, जनसंख्या पे कंट्रोल करना, इन्फिल्ट्रेशन पे कंट्रोल करना, यदि ये सारी चीजों पे गौर किया जाए, यदि ये सारी चीजें हुई तो हाँ हो सकता है कि 2047 तक हमारा देश संपन्न और डेवलप्ड कंट्रीज की कैटेगरी में आ जाए। चलिए, हो सकता है कि डेवलपमेंट की कैटेगरी में आ जाए, आपका ये कहना है। अब हम कुछ आंकड़े और दिखाएंगे। ये आंकड़े हैं खुदरा महंगाई में गिरावट के, और हम चाहेंगे कि अगर जो इसे आप फुल स्क्रीन दिखाएं उसके बाद से हम इस पे चर्चा करें तो बेहतर होगा। यह आर्थिक सर्वेक्षण की बातें हैं। 2024 में खरीफ सीजन का जो खाद्यान्न उत्पाद नहीं, ये आप तीसरा दिखा रहे हैं, दूसरा दिखाइए, खुदरा महंगाई में गिरावट दिखाइए। ये तीसरा दिखा रहे हैं आप, दूसरा दिखाइए जी। ये फाइनेंशियल ईयर अप्रैल से दिसंबर तक 4.9% महंगाई में गिरावट आई है। ये महंगाई रही है, महंगाई दर रही है। आगे अगर जो आगे की प्लेट प्ले करें तो उसमें साफ होगा कि फाइनेंशियल ईयर 2024 में 5.4 थी, जो कि 4.9 हो गई, यानी कि घटी है। आगे अगर आरबीआई और आईएमएफ का अनुमान इसमें लगाएं तो 2026 तक महंगाई दर 4% आ जाएगी। आगे का प्लेट आरबीआई और आईएमएफ का अनुमान, महंगाई दर 4% आ जाएगी इसके पास आए, और 2025 में ये 4.4% रहेगी। फिर आगे बढ़ें, 2026 में 4.1% महंगाई दर का अनुमान है। वर्ल्ड बैंक की अगर जो बात कर लें, वर्ल्ड बैंक, तो इसमें जो है 2025 में कमोडिटी प्राइसेस 5.1% की गिरावट आएगी। कमोडिटी प्राइसेस मतलब ये कि कच्चे तेल, कीमती धातुओं, प्राकृतिक गैस, मसालों के मूल्य में गिरावट आएगी, यानी कि भारत की घरेलू महंगाई में राहत मिलने की उम्मीद है। ये चीजें हैं। तो अब रुख करेंगे हम अपने मेहमान की तरफ। हमारे जो मेहमान हैं उनकी तरफ हम रुख करेंगे, क्योंकि हमने ये आंकड़े दिखा दिए सारे के सारे। अनिल सिंह चौहान जी, ये आंकड़े, इन आंकड़ों पे क्या कहेंगे? महंगाई तो धीरे धीरे कम हो रही है, और आईएमएफ और विश्व बैंक ने भी ये कहा है। हम मान लेते हैं केंद्र सरकार के आंकड़े गलत हैं, लेकिन महंगाई के बारे में जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक ने जो कहा है, जो आंकड़े प्रस्तुत किए हैं कि ये रहने वाली है, और साथ ही साथ कच्चे तेल, कीमती धातु, प्राकृतिक गैस और मसालों के मूल्य में गिरावट आ सकती है, इसका आकलन किया गया है, वर्ल्ड बैंक ने किया है। तो इस पर आप क्या कहेंगे? अब तो कोई चिंता नहीं होनी चाहिए। देवेंद्र जी, जब हम पूरी तरह से चीजों को बारीकी से देखें तो आप देखिएगा कि वर्ष 2014 में जो क्रूड ऑयल है, कच्चे तेल की कीमतें क्या थी और 2025 में आज क्या है, और उसकी तुलना में पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतें कहां पहुंच गई, क्यों कंपनियों को इस तरह से मुनाफा कमाया गया और किस तरह चंदा वसूली की गई, वो सारा देश जानता है। खासकर जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद एसबीआई ने आंकड़े सार्वजनिक किए कि किस तरह से चंदा वसूली की गई। तो देखिए,
जिस लेवल पे महंगाई ले जाकर और फायदा कमवाकर, और जब अब थोड़ा सा उसमें जो आंशिक रूप से राहत मिल रही है आपको, इसको आप एक अनुमान लगा रहे हैं कि 2026 में 4% के करीब चली जाएगी। पिछले बार हमारा अनुमान था कि हमारी जो विकास दर है वो 8% रहने वाली है। देवेंद्र जी, क्या वो रह पाई? नहीं रह पाई। हमारा अनुमान फेल हो गया। कब फेल हो गया? जब हमारे पास विश्व का सबसे बड़ा युद्ध है, मतलब हमारे पास कंजम्पशन देखिए आप, और विश्व का सबसे बड़ा यूथ जब चाइना के पास था तो 10% से ऊपर विकास दर उसने 10 से 12 वर्षों तक, लगभग 15 वर्षों तक मेंटेन किया। इसीलिए वो विकसित राष्ट्र में शामिल हो पाया। अभी हमारे पास जो यूथ है, अभी हमारे पास जो हैंड्स हैं, उसकी बदौलत हम जो विकास दर हासिल कर सकते थे वो उल्टा गिर रही है। ये बहुत गंभीर चिंता का विषय है देवेंद्र जी। आप और मैं जो 60 साल तक कमा पाएंगे वो 60 साल के बाद नहीं कमा पाएंगे। विश्व का सबसे जवान देश है भारत, और उस परिस्थिति में हमारी विकास दर गिर रही है। सारे सार्वजनिक उपक्रम हम बेच चुके हैं, उससे पूंजी हासिल कर चुके हैं। हमारे पास बेचने को अब कुछ नहीं बचा है, सब कुछ मोदी सरकार ने बेच दिया है जिससे पूंजी निकल सकती थी। तो देवेंद्र जी, गंभीर चिंता का विषय यह है कि इस तरह के मामूली गिरावट से अगर हम एक अनुमान लगाकर चलें तो आप ये देख लीजिए कि आज जिस तरह से आर्थिक कुप्रबंधन की चपेट में देश है, आर्थिक असमानता लगातार बढ़ रही है, और उसके पहले, जैसा कि मैंने पहले भी उल्लेख किया कि वैश्विक आर्थिक मंदी का एक भयंकर आर्थिक भूचाल आया विश्व में, उसके बाद भी जब अमेरिका में लगभग 150 बैंक बंद हो गए हो, तब हिंदुस्तान में एक भी बैंक बंद नहीं हुआ और स्थिति संभली रही। और विकास दर जो थी उसका आकलन आप कर लीजिए, मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में जब सरकार चल रही थी, और आज जब विश्व का सबसे बड़ा यूथ हमारे पास है, सबसे अनुकूल वातावरण है, उसके बाद ऐसा कौन सा कुप्रबंधन है, किन 2-4 लोगों के लिए नीतियां बनाई जा रही हैं जिससे देश की ऐसी स्थिति हो रही है, ये गंभीर समीक्षा का विषय है। अगर एक बार के कुछ आंकड़ों के हिसाब से अगर हम इस अनुमान के आधार पर चलेंगे तो एक तरह से मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखना होगा। सरकार को जो सार्थक कदम उठाने चाहिए लघु उद्योगों के लिए, कुटीर उद्योगों के लिए, जिस तरह से स्टार्टअप्स को डेवलप करना चाहिए, उनको प्रोत्साहन करना चाहिए, इंकरेज करना चाहिए, जिस तरह से यूथ को अभी लगातार स्थानीय स्तर पर बैंकों को प्रमोट करके आपको उनको ऋण देना होगा ताकि वो मुख्य धारा में आ सके, बेरोजगारी कम हो और उद्यम कर सके, वो देश की मुख्य धारा में विकास में अपना योगदान दे सके, वो माहौल बन ही नहीं पा रहा है। तो देवेंद्र जी, ऐसी परिस्थितियों में मेरा यह मानना है कि हर युवा और देश का हर प्रबुद्ध नागरिक, चाहे वो बोल पाए या ना बोल पाए, अभी अभिव्यक्ति की आजादी पर बड़ा प्रश्न चिन्ह लग गया है इस देश में, बहुत कम लोग हिम्मत कर पाते हैं। लेकिन आपको ये स्पष्ट तौर पर आम लोगों को भी समझ में आ रहा है कि अगर हम 1 किलो लहसुन खरीदने जाएं तो उसकी कीमत क्या है, प्याज खरीदने जाएं, खाने का तेल खरीदने जाएं, एक आलू खरीदने जाएं, सब्जियां खरीदने जाएं तो किस स्तर पर पहुंच गई हैं। जी, तो आज देश जिस तरह की कृत्रिम महंगाई को झेल रहा है, आवश्यक वस्तुओं को जिस तरह से महंगी रेट पर और हैवी जीएसटी के साथ खरीद रहा है, ये पूरी तरह से कुनीति की चपेट में है और इसको हमको बारीकी से समझने की आवश्यकता है। जी, बारीकी से समझने की आवश्यकता है। वेद प्रकाश मिश्रा जी, क्या कहेंगे? बजट पर हम चर्चा करते हैं तो बजट पर चर्चा के दौरान हम देश के विकास के जो मुद्दे हैं उनके आधार पर चर्चा का अपना केंद्र बिंदु रखें, और राजनीतिक बिंदुओं पर चर्चा के लिए तो हमारे पास पर्याप्त समय रहता ही है। तो जो हमारे साथी बात कह रहे हैं वो बजट पर कम और राजनीति पर ज्यादा चर्चा कर रहे हैं। जब महंगाई दर घट रही है, जीडीपी ग्रोथ बढ़ रही है, हमने रेलवे पे काम किया है, परिवहन पे काम किया है, शिक्षा पे काम किया है, स्वास्थ्य पे काम किया है, रक्षा पे काम किया है, और इन सब में एक बड़े व्यापक स्तर पर सुधार हुआ है और देश में आर्थिक स्थिति डेवलप कर रही है। तो उन परिस्थितियों में आप ये आरोप कैसे लगा सकते हैं कि देश में जो अर्थव्यवस्था है वो कुप्रबंधन का शिकार है? आप ये कह रहे हैं कि चंद लोगों के लिए योजनाएं बनाई जा रही हैं। क्या खाद्यान्न की योजना चंद लोगों के लिए है? स्वास्थ्य की योजना चंद लोगों के लिए? बेरोजगारी पर नियंत्रण, महंगाई पर नियंत्रण,
ये जो योजनाएं हैं ये आम नागरिक मध्यम वर्गीय लोगों के लिए खास तौर पर रहती है। इसके बारे में अगर आप ये आरोप लगाते हैं सरकार के ऊपर कि ये चंद लोगों के लिए ये व्यवस्था बनाई जाती है, तो ये तो बात बहुत अच्छी नहीं है। आपको विरोध करने का पूरा हक है, लेकिन विरोध भी आपका किसी आधार पर होना चाहिए। राजनीतिक रूप से आप विरोध करने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन देश के विकास में आपकी सहभागिता हो यह भी बहुत आवश्यक है। जी बिल्कुल, बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं। पुष्प कुमार जी के पास हम चलेंगे जो आर्थिक विश्लेषक हैं। पुष्प कुमार साहू जी, आपने आंकड़े देखे, उसका अध्ययन भी किया होगा क्योंकि आर्थिक समीक्षा कल ही पेश हुई है, और अनिल सिंह चौहान जी की जो बातें हैं जो उनको भी सुना होगा। क्या लगता है कि अनिल सिंह चौहान जी कितने सही हैं? सर कुछ हद तक बोल सकते हैं कि सही है, लेकिन आज सरकार सभी वर्गों को साथ लेके चलने का प्रयास कर रही है। जैसे आयुष्मान योजना हेल्थ केयर के लिए आई, एजुकेशन की फील्ड में भी ये लोग कहीं ना कहीं मतलब वर्क कर रहे हैं और नई नई पॉलिसीज वगैरह लेके आ रहे हैं। सेम स्टार्टअप के लिए भी देखा जाए तो स्टार्टअप के लिए अभी बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इंडियन यूथ के पास। जितने स्टार्टअप अभी हुए हैं मोदी गवर्नमेंट में, उतने शायद पहले कभी नहीं हुए। स्टार्टअप वर्ड ही अभी मतलब प्रचलन में आया है देखा जाए तो। मतलब मेरे पास अभी इतने लोग आते हैं, मुद्रा लोन वगैरह सबके लिए गवर्नमेंट मतलब स्टेप्स ले रही है यूथ की हेल्प करने के लिए, उन्हें टेक्निकली डेवलप करने के लिए। यानी कि विकास हो रहे हैं, सरकार प्रयास में है और ये धीरे धीरे और तेज ग्रो करेगी, कहने का तात्पर्य है। तो आने वाला जो बजट है जो अभी कुछ ही क्षणों बाद पेश होगा, क्या लगता है इससे जो महंगाई दिखाई जा रही है कम हो रही है, महंगाई कम हो रही है, तो इससे क्या बजट में ऐसा क्या होगा कि कुछ फायदा हो जाए? बजट में जो सबसे बड़ा रिलीफ देने का सोचा है सरकार ने, वो ये सोचा है कि टैक्स स्लैब बढ़ाने का है। जैसे 7 लाख तक अभी टैक्स पे छूट दी हुई है, वो 10 लाख करने की सोच रही है, ताकि जो मिडिल क्लास है उन्हें सेविंग्स करने का मौका मिले और कम से कम टैक्स देना पड़े, जिससे उनका कंजम्पशन और स्पेंडिंग पावर बढ़े। सरकार की प्राथमिकता वो इस बजट से, जिस हिसाब से समीक्षा हमारे पास आई है। तो इसके आय में तो कमी हो जाएगी फिर तो, अगर जो टैक्स स्लैब अगर जो बढ़ा देगी तो आय में कमी हो जाएगी, फिर उसको कहां से पूरी करेंगे? क्योंकि उनका दूसरा कलेक्शन बढ़ता जा रहा है, तो सरचार्ज के फॉर्म में, और जो हाई टैक्स पेयर्स हैं जैसे जिनकी इनकम ज्यादा है उनसे ज्यादा वसूल रही है जी सरचार्ज के रेट और बिल्कुल अच्छी बात है। यानी कि जो मध्यम वर्ग है, जो कम कमाने वाला है, उसका टैक्स स्लैब बढ़ा दिया जाएगा और हो सकता है कि जो ज़्यादा जिनकी कमाई है उनके पर ज़्यादा टैक्स लगा दिया जाएगा, आपके बढ़ा दिया जाएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सारी चीज़ें हैं। रुख करेंगे अब कृषि क्षेत्र की ओर, जो आर्थिक समीक्षा क्या कहती है उस पर हम थोड़ा सा फोकस करेंगे। लेकिन इससे पहले हम आपको बता दें कि हमारे साथ एक और मेहमान अभी जुड़ेंगे जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, और इस पर उनकी भी राय हम लेंगे। तो चलिए अब हम आपको दिखाते हैं भारत के कृषि क्षेत्र की क्या स्थिति है। वैसे तो मजबूती दिखाया गया है, भारत के कृषि क्षेत्र की मजबूती 24 में खरीफ का सीजन में खाद्यान्न का उत्पादन 1,647.05 लाख मीट्रिक टन, यानी कि LMNT इसे कह सकते हैं, पिछले वर्ष की तुलना में 89.37 लाख मीट्रिक टन की वृद्धि हुई है, ये दिखा रहा है। पीएम किसान के तहत 1 अक्टूबर तक 11 करोड़ से अधिक किसानों को लाभ मिल चुका है। 11 करोड़ किसानों को लाभ पीएम किसान के तहत, और 23.61 लाख पीएम किसान मानधन के तहत नामांकित हैं। 2017 से 2023 के बीच औसत 5% की सालाना ग्रोथ रेट कृषि में दर्ज की गई है। 2024 से अगर जो देखा जाए 2017 से 23 के बीच, और 2024-25 में दूसरी तिमाही के कृषि ग्रोथ रेट 3.5 रही है, ये ग्रोथ रेट दर्ज की गई है। कृषि और संबंधित क्षेत्रों का सकल मूल्य संवर्धन 30.23%, और फाइनेंशियल ईयर में ये जो 15 फाइनेंशियल ईयर 2015 में था ये 24%, यानी कि वो भी बढ़ी है।
अगर ड्रॉप मोर क्रॉप स्कीम के तहत देखा जाए तो 95.58 लाख हेक्टेयर जमीन इसमें कवर की गई है, यानी सिंचित की गई है। वहीं अगर जो पशुपालन में देखा जाए तो फाइनेंशियल ईयर 2023 में 17.2 लाख करोड़ ये पहुंचा है कुल मूल्य, इसका संवर्धन मूल्य। मछली उत्पादन के क्षेत्र में 184.202 लाख टन हो गया है, ये भी बढ़ा है। 95 अभी 100 से नीचे था 2023 में। तो ये सारी चीजें, ये उपलब्धता है। ये उपलब्धता क्या दर्शाती है? सबसे पहले हम पुष्प कुमार साहू जी से इस पर चर्चा करेंगे कि ये जो सारे आंकड़े आर्थिक सर्वेक्षण में आए हैं, ये वास्तव में क्या दिखाती है, क्या दर्शाती है, इससे क्या सोचें हम? से अपनी ग्रोथ तो हो रही है, एक्सपोर्ट और ये सारी चीजें बढ़ रही है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस भी बढ़ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी किसानों को उनका जो बेनिफिट मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। तो किसानों को लेके सरकार को कुछ ना कुछ पॉलिसीज और कुछ ना कुछ करना चाहिए। बजट में भी उनके लिए ऐसी चीजें लाना चाहिए जिससे किसानों को फायदा हो। बिल्कुल, किसानों देश का जी, ये ग्रोथ रेट तब दर्ज की गई है जब कृषि और माफ कीजिएगा रसायन और उर्वरक मंत्रालय के बजट में कमी की गई, फिर भी ये ग्रोथ रेट हुई है। तो इसे क्या कहेंगे आप? ये अच्छी बात है, ग्रोथ हुई है, लेकिन इस पे और ज्यादा हमें मतलब विचार करना चाहिए, किसानों तक और ज्यादा बेनिफिट पहुंचाना चाहिए और बजट में इनका अहम हिस्सा होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि हमारा कृषि प्रधान देश है। जी, अनिल सिंह चौहान जी, ये आंकड़े अभी आपने देखे, ग्रोथ रेट के आंकड़े हैं कृषि के। हालांकि ये ग्रोथ रेट तब हुई है जब रसायन और उर्वरक मंत्रालय के बजट में पिछले साल जो है भारी कमी, यानी कि 11.9% की कमी की गई थी। अब आपका क्या कहना है? देखिए देवेंद्र जी, सारा देश जानता है कि बहुत अनुकूल प्रकृति ने पिछली बार हमारे इस सीजन में अच्छा व्यवहार किया था जी। वर्षा औसतन बहुत अच्छी हुई थी और किसानों ने खून पसीना बहाने में कमी भी नहीं की। लेकिन मैं हमारे विद्वान अर्थशास्त्री की इस बात से सहमत हूं कि प्रकृति के भरोसे की बजाय हमें और ज्यादा सिंचाई के संसाधनों को बढ़ाना होगा। और सबसे बड़ी बात, किसान जो अपने प्रोत्साहन के लिए एमएसपी पर एक कानून की मांग कर रहा है, हजारों किसानों की शहादत हो गई इस मुद्दे पे। आज भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दखल के बाद भी ये आंदोलन समाप्त नहीं हुआ है। किसानों को उनके खून पसीने की औसत कमाई नहीं मिल पा रही है। देश में चाहे आप रासायनिक खाद का मुद्दा देख लीजिए, चाहे यूरिया का मुद्दा देख लीजिए, चारों तरफ एक काला बाजारी का वातावरण है। उन्नत बीज और उन्नत खेती के लिए जो अनुकूल वातावरण होना चाहिए नहीं मिला है। दूसरी बात देवेंद्र जी, प्रकृति के उपहार के कारण या प्रकृति के अनुकूल वातावरण के कारण अगर हमारी उत्पादन क्षमता बढ़ी है तो उसका श्रेय सरकार को नहीं लेना चाहिए। किसानों ने बहुत मेहनत की है, क्या सरकार ने उस औसत में किसानों को प्रोत्साहन दिया है? इसको समझने के लिए जैसा आपने बताया कि 11 करोड़ किसानों को सिर्फ दिया जा रहा है, मेरा यह मानना है कि हर किसान को किसान सम्मान निधि मिलनी चाहिए। जो अलग अलग प्रदेशों में आप देख लीजिए कि एमएसपी में एक अंतर है। कृषि जो है वो राष्ट्रीय नीति का विषय है, राज्य नीति का विषय नहीं है। उसके बाद भी आप देख लीजिए कि अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग एमएसपी, अलग अलग प्रकार की नीतियां, ये कहीं ना कहीं किसानों को हतोत्साहित कर रही हैं। सबको मुख्य धारा में जोड़ने के लिए एक ठोस नीति की आवश्यकता है, लेकिन सरकार सिर्फ वोट की राजनीति करती है। चुनावी जहां राज्य हैं वहां कुछ घोषणा कर देगी, दूसरे राज्यों में कुछ और चलेगा। तो इस तरह से कहीं ना कहीं मेरा मानना है कि राष्ट्रीय स्तर पर इसको एक अच्छी पॉलिसी बनाना चाहिए और एमएसपी पर तो ठोस कानून बनाने की बात लगातार विपक्ष कर रहा है और किसानों की मांग है और हजारों किसानों की शहादत हो चुकी है इस मुद्दे पर। इसके बाद पता नहीं क्यों केंद्र सरकार एमएसपी पर कानून बनाने को तैयार नहीं है, क्यों किसान विरोधी नीति लेकर चल रही है, ये समझ से बाहर है। और जो टेंडर खेती करने की ये कोशिश किए थे, 3 काले कानून कृषि कानून लेकर आए थे जिसको सरकार को बैकफुट पे आकर वापस भी लेना पड़ा विपक्ष और किसानों के विरोध के बाद। देवेंद्र जी, किसानों को जो चाहिए, युवाओं को जो चाहिए, देश को जो चाहिए, एक्चुअली उस नीति की आवश्यकता है। चलिए, अभी भाजपा के विद्वान प्रवक्ता कह रहे थे कि मैं राजनीतिक बयानबाजी कर रहा हूं, 10 सेकंड में कंप्लीट करूंगा। मैं तो ये कहता हूं कि हर चुनाव में आर्थिक मुद्दों पे बात होनी चाहिए। जब प्रधानमंत्री जी जब विपक्ष में थे तो कहते थे महंगाई का म बोलने को सरकार तैयार नहीं, रुपया क्यों पतला हो रहा है बात नहीं कर रही है, काले धन पर बात नहीं हो रही है, बेरोजगारी पे बात नहीं हो रही। अब प्रधानमंत्री जी को क्या हुआ,
वो क्यों इन मुद्दों पे बात नहीं करना चाहते? क्यों धार्मिक उन्माद और हिंसा को प्रमुख बिंदु बनाती है सत्ताधारी दल? क्यों प्रधानमंत्री जी कहते थे कि स्लीपर पहनने वाला व्यक्ति हवाई जहाज में सफर करेगा 5-6 वर्षों में? भाइयों बहनों, आप 5-6 वर्ष नहीं, 13 इनका 11वां वर्ष है, और आप देख लीजिए कि रेलवे का किराया 3 गुना हो गया है। ये कहते हैं महंगाई कम हो गई है। एक आम आदमी रेलवे में चढ़ने में डर रहा है, 3 गुना किराया 14 की अपेक्षा। हवाई जहाज की यात्रा की तो बात ही मत करिए। बुलेट ट्रेन के सपने दिखाए गए। तो हर सार्वजनिक उपक्रम इन्होंने फेल किया। चारों तरफ एक सामान्य आदमी के लिए, निम्न मध्यम वर्गीय और गरीब परिवारों के लिए इन्होंने प्रतिकूल वातावरण बनाने का काम किया। ठीक है। तो देखिए, इस चीज को समझने की आवश्यकता है कि देश की बड़ी जनसंख्या को क्या चाहिए जी। आर्थिक विषमता जो देश में बन रही है उसको खत्म करने की आवश्यकता है जी, जी। उसके लिए सरकार संवेदनशील नहीं है। जी बिल्कुल बिल्कुल। हमारे साथ वेद प्रकाश मिश्रा जी कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन उससे पहले हम अपने एक और मेहमान से आप सबका परिचय करा दें। सुकृति जैन जी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। वेद प्रकाश मिश्रा जी कुछ कहना चाह रहे थे, आप अपनी बात पूरी कीजिए, उसके बाद सुकृति जैन जी के पास आएंगे। कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी किसानों को लेकर के सजग नहीं है। मैं ये जानना चाहता हूं कि 2007 में स्वामीनाथन रिपोर्ट आयोग की रिपोर्ट आ गई थी और 2014 तक आप सत्ता में रहे, और उस समय आपने ही आयोग का गठन किया और आपने कहा था कि हम उस आयोग की सारी रिपोर्टें लागू करेंगे। आपने उसको लागू नहीं किया। हमने 2014 के चुनाव के घोषणा पत्र में यह कहा था कि स्वामीनाथन रिपोर्ट आयोग हम लागू करेंगे, और उस आयोग की अधिकांशतः बातें हम लागू कर चुके हैं। अब एमएसपी की ऐसा मुद्दा है जिस मुद्दे के ऊपर लगातार केंद्र सरकार काम कर रही है। राज्यों के साथ हम लगातार बैठके चर्चा, विपक्षी दल है, आपको इस बात की भी जानकारी है कि इसके ऊपर काम हो रहा है, और उसके बावजूद आप केवल राजनीतिक विरोध की भावना से किसानों के इस मामले को उछाल रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जिस समय किसानों ने आंदोलन किया आप कहीं नहीं थे। जिस समय आपने उस चुनाव स्वामीनाथन रिपोर्ट आयोग बनाया उस समय आपने उसको लागू नहीं किया, तो आप इस बात का आरोप कैसे मोदी सरकार पर लगा सकते हैं कि साथ किसानों की उपेक्षा सरकार ने की जा रही है? हम किसानों के लिए काम कर रहे हैं, और किसानों के लगातार समय में आप देखेंगे कि एमएसपी की गारंटी भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में किसानों को देगी। प्रधानमंत्री जी क्यों बोलने को तैयार नहीं है साहब? प्रधानमंत्री जी को यह आश्वासन देना चाहिए जो आप दे रहे हैं, हम एमएसपी पर कानून बना रहे हैं, वो तो ये बोलने को भी तैयार नहीं है कि हम एमएसपी को कानूनी दर्जा देंगे। कानून अनिल सिंह जी, तो प्रधानमंत्री जी और कृषि मंत्री जी बोलने को तैयार नहीं है। आप टीवी पर बोल रहे हैं, आपको साधुवाद है। आपके प्रधानमंत्री और कृषि मंत्री कोई नहीं बोल रहे हैं कानून बनाएंगे, आश्वासन देने को तैयार नहीं। आप कह रहे हैं काम हो रहा है, अरे आश्वासन तो दे दीजिए किसानों को। सारी बातों को लेकर के माननीय प्रधानमंत्री और स्वामीनाथन आयोग की तो आप बात ही मत करिए। आप तो 3 काले कानून लेकर आए थे, स्वामीनाथन आयोग की एक सिपाही साहब ने लागू नहीं की, जो लागू की मनमोहन सिंह जी ने लागू की, और उतनी ही नीतियां लागू है। आप तो काले कानून लेकर आते हैं कृषि पर, और हजारों किसानों की शहादत के बाद प्रधानमंत्री जी एक बार नहीं बोल सके कि हम एमएसपी पर कानून लाएंगे और एमएसपी को कानूनी दर्जा देंगे। और आप एक लोकप्रिय चैनल पर कह रहे हैं कि एमएसपी को कानूनी दर्जा देने के लिए काम हो रहा है। चलिए, तो प्रधानमंत्री और कृषि मंत्री क्यों नहीं बोलते? आपके मंत्री क्यों नहीं बोलते काम हो रहा है? आपके संज्ञान में है इस पर काम हो रहा है, आप इस बात को जानते हैं कि इस पर काम हो रहा है, और आप अरे प्रधानमंत्री जी से बोलवा दीजिए। वो बोल रहे हैं कि हाँ कानून बना रहे हैं हम एमएसपी पर, क्यों नहीं बोलते हो? हजारों किसानों की शहादत हो गई, आपके सामने बोलने को तैयार नहीं, आश्वासन देने को तैयार नहीं है, इसलिए आप झूठ परोस रहे हैं एक लोकप्रिय चैनल पर। चलिए, हमारे साथ सुकृति जैन जी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। बात किसानों की हो रही है। आप देख रहे हैं कि हमारे दोनों प्रवक्ता अपने अपने जो पक्ष हैं बड़े जोरदार तरीके से रख रहे हैं, और तार्किक, इसे कहते हैं तार्किक ढंग से, कुतार्किक नहीं, तार्किक ढंग से रख रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन सुकृति जैन जी, हम जानना चाहेंगे आपसे कि आंकड़े आए हैं कि सालाना ग्रोथ रेट जो 17 से 23 वर्ष 2017 से लेकर 23 तक सालाना ग्रोथ रेट जो कृषि का था वो 5% का दर्ज किया गया है। और अगर जो तिमाही की बात करें 2024
2025 की दूसरी तिमाही की बात करें तो ये ग्रोथ रेट 3.5% का एक अच्छा ग्रोथ रेट जा रहा है कुल मिलाकर के। अगर जो देखा जाए तो क्या लगता है आपको कि किसानों की जो दशा है उसमें धीरे धीरे करके कुछ सुधार होने वाला है, उम्मीद की जाए, और ये आने वाला बजट उनके लिए और कुछ लेकर के आएगा खास जिससे और सुधार हो जाए? आदरणीय भाई साहब, कांग्रेस हो या भाजपा, मैं बात करूंगा जनता की। बीजेपी बात करेगी प्रधानमंत्री जी की, कांग्रेस जो है कांग्रेस की बात करेगी। वास्तविकता यह है कि जब से वर्तमान सरकार 2013 से आई है, किसानों की, मजदूरों की, मध्यम वर्ग की आत्मनिर्भरता खत्म हो गई है। बहुत या 40% बची है। हर काम के लिए सरकार जनता से जीएसटी के माध्यम से, टैक्सों के माध्यम पैसे वसूल लेती है और वापस जनता को पैसा देकर अपने ऊपर आश्रित कर ले रही है। ये पूंजीवादी व्यवस्था है, जबकि भारतवर्ष में पूंजीवादी व्यवस्था चल नहीं सकती। यहाँ पर समाजवादी व्यवस्था चल सकती है, एक ऐसी व्यवस्था जहां गांव का आदमी अपने व्यापार और अपने कार्यों से आत्मनिर्भर बन सके। माननीय प्रधानमंत्री जी, केंद्रीय सरकार अनाज फ्री दे रही है, हर महीने खाते में पैसा दे रही है। ऐसा करने से किसान अपने आप पर आत्मनिर्भर नहीं होगा ये, और इस व्यवस्था से वास्तव में आम जनता पराश्रित हो जाएगी। और अंततः क्या होगा कि जब सरकार की स्थिति, आर्थिक स्थिति हमेशा उतार चढ़ाव होता है, कभी यदि सरकार इनको पैसा न देने की स्थिति में होगी, तब तक किसान और व्यक्ति जो है वो खत्म हो जाएगा। एमएसपी की जो मांग की जा रही है वो अधिकार है, वो कानून है। 10 सालों से ये चर्चा कर रहे हैं, एमएसपी विचार हो रहा है। क्या विचार हो रहा है जी? कोई खास विचार नहीं हो रहा है। फालतू में वक्त बर्बाद कर रहे हैं आप। लाखों करोड़ों अरबों रुपया जो है बांट देने में तुम्हारे पास पैसा है। किसानों को जिसकी दम पे जो है भारत देश आत्मनिर्भर बन सकता है, उसके लिए तो आप तय नहीं करते हैं। उद्योगपतियों का कर्ज माफ कर रहे हैं और किसानों का हक नहीं दे रहे हैं। ऐसे देश कैसे आत्मनिर्भर बनेगा? आप ये सब आंकड़े जो हैं, हिंदुस्तान की कुल 15-20% जनता इन आंकड़ों को समझती है। 80% जनता केवल पुरुषार्थ और परिश्रम से जो कुछ पैदा होता है उसके जेब में आता है, उसको ही सच्चाई मानती है। आज वास्तविकता यह है कि किसान जितना भी उपज पैदा करता है उससे उसका घर नहीं चलता है, घर में खाना पीना चूल्हा नहीं जल सकता है, और सरकार पैसा देकर एहसान बता देती है। अरे उसको आत्मनिर्भर बनाइए, उसको जो है खाद पर, कृषि यंत्रों पर 100% आप टैक्स फ्री कीजिए। आप उस पर आप टैक्सेशन लगा रहे हैं, ऊपर से पैसा देकर उसको अपने ऊपर आश्रित बना रहे हैं। ऐसे देश आत्मनिर्भर नहीं होगा और इन आंकड़ों से कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए मेरा तो बड़ा ये कहना है, किसानों की जो सबसे जायज मांग है 10 साल में, आपने अभी तक विचार कर रहे हैं, उसको तत्काल विचार करके उसको स्वीकार करें। जो कुछ हो, आज डल्ला जी वहां पर मृत्यु की कगार पर बैठे हुए हैं, सरकार को चिंता नहीं है। और पानी की बात करते हैं दिल्ली के चुनाव में, अरे व्यक्ति की जान जा रही है। लाखों किसानों का प्रतिनिधित्व करने वाला जो है पंजाब में डल्ला अपनी मांग को लेकर आमरण अनशन बैठा, सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है। तो सर जी ठीक है, आएंगे हम आपके पास। पुष्प कुमार साहू जी, क्या लगता है आपको कि जो अभी सुकृति जैन जी लगातार कह रहे थे कि इन आंकड़ों से कुछ नहीं होता, वास्तव में इसमें कितनी हकीकत है और कितना फसाना? जी, जैन साहब की एक बात से मैं सहमत हूँ, जो कि 100% है कि सरकार को फ्रीबीज देना बंद करना चाहिए। मुफ्त का पैसा, मुफ्त का ये देना बंद करना चाहिए। आत्मनिर्भर भारत की ओर जाना चाहिए। अब ये लोग इलेक्शन जीतने के कारण, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, अभी दिल्ली में जैसे इलेक्शंस है तो फ्रीबीज की बात चल रही है कि हम हर महीने महिलाओं को पैसे देंगे, इतने पैसे देंगे। सारी सरकारें ये चीज कर रही है, जो कि गलत है। इन्हें इसकी जगह धीरे धीरे सरकार तो इस पर कटौती कर रही है ना। पिछला जो बजट पेश हुआ था उसमें उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर जो है 3.9% की कमी कर दी गई थी। तो ये तो सरकार धीरे धीरे कर रही है, अचानक करेगी तो कुछ नुकसान हो सकता है राजनीतिक रूप से उसे, तो धीरे धीरे तो कर रही है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर पिछले साल इसने कम किया,
तो हो सकता है कि इस साल भी कम करे। क्या लगता है, कम करेगी क्या आपको एज ए इकोनॉमिस्ट? मे भी पॉसिबल कम करे, धीरे धीरे वो लोग इस चीज को कम कर रहे हैं। जी बिल्कुल कम कर रहे हैं। तो क्या लगता है अनिल जी आपको कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत जो मुफ्त के अनाज बांटे जा रहे हैं या कम रेट पे अनाज बांटे जा रहे हैं, उस पर और बजट में कमी होनी चाहिए और कम होना चाहिए, या इसे और बढ़ाया जाना चाहिए, कम नहीं किए जाने चाहिए? क्या लगता है आपको? देखिए देवेंद्र जी, सबसे पहले मैं उस बात से, जो हमारे जैन साहब कह रहे थे, उस बात से सहमत हूं कि पहले उनको आत्मनिर्भर बनाना होगा। धीरे धीरे आत्मनिर्भर बनाने के लिए किसानों को अनुकूल वातावरण देना होगा। देखिए, अधिकतर बहुत सारे किसान ऐसे हैं जो गरीबी रेखा के नीचे जाते जा रहे हैं, कर्ज के बोझ तले दबते जा रहे हैं, उनकी जमीनें बिकती जा रही है, कॉर्पोरेट जगत के लोग या पूंजीवादी व्यवस्था के लोग उनकी जमीनें हड़पने लगे हैं। सिंचाई की व्यवस्था अनुकूल नहीं है, उनको जीएसटी और दूसरे कर के माध्यम से तोड़ा जा रहा है। कृषि उपकरणों पे हैवी जीएसटी लगाई जा रही है, बिजली महंगी मिल रही है, और पेट्रोलियम पदार्थ तो डीजल वगैरह महंगे मिल ही रहे हैं। तो देखिए, किसानों के लिए लगातार प्रतिकूल वातावरण इन 10 वर्षों में बना है, और किसान इसीलिए, उसका सबसे बड़ा प्रमाण है कि आज भले उसको आंदोलनजीवी कहा जाए, आतंकवादी कहा जाए, नक्सलवादी कहा जाए, लेकिन किसान लगातार दिल्ली को घेरे हुए डटा है और पूरे देश का किसान आंदोलित है। सवाल इस बात का है देवेंद्र जी कि इन आर्थिक मुद्दों पे बात ही नहीं होती। हमारे देश में धार्मिक उन्माद, ईडी, आईटी, जीएसटी, दूसरी एजेंसियां और संवैधानिक संस्थाओं को प्रभावित करके लोकतंत्र को डोमिनेट करने का प्रयास किया जा रहा है। चुनाव जीतने का एकमात्र लक्ष्य लेकर काम किया जा रहा है। जन कल्याण और लोक कल्याण कोई विषय ही नहीं है भारतीय जनता पार्टी का। तो जब आप उनको आत्मनिर्भर बनाएंगे, उनसे अधिक टैक्स लेने की बजाय आप सक्षम लोगों से टैक्स लें। राइट ऑफ और हेयर कट के नाम पर आप देख लीजिए, पिछले 1.5-2 वर्षों में 40 लाख करोड़ रुपए चंद उद्योगपतियों का माफ किया गया, जबकि पूरे देश के किसानों के लिए अगर उसका 10% भी खर्च किया जाता तो बहुत कुछ काम हो सकता था। लेकिन सवाल इस बात का है कि सरकार की कुनीतियां और कुप्रबंधन ऐसा है कि किसान बदहाल है, और ऐसी स्थिति में उससे खाद्यान्न, मुफ्त खाद्यान्न छीन लेना सही उपाय नहीं है। पहले उनको धीरे धीरे आत्मनिर्भर बनाना, और आत्मनिर्भर बनाने के बाद भले आप इस व्यवस्था को बदलें, लेकिन उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए आपको पहले ठोस नीतियां बनाने की जरूरत है, एमएसपी पे कानून बनाने की जरूरत है, और दूसरे ऐसे कानून और नियम बनाने की जरूरत है। उनको कैसे कृषि उपकरण सस्ते मिले, कैसे उनके लिए कृषि का अनुकूल वातावरण मिले, बाढ़ परियोजना आदि लागू करनी चाहिए जिससे वो अपनी खेती को सुरक्षित कर सके। ऐसे बहुत सारे संवेदनशील कदम उठाने की आवश्यकता है। युवाओं को भी खेती की ओर ले जाना होगा, आधुनिक खेती को बढ़ावा देना होगा। इस दिशा में सरकार के पास जो बजट है उसके अनुकूल वो काम नहीं कर रही है। शिक्षा और स्वास्थ्य पर भी जब हम बात कर रहे थे, देखिए 2% का इंसफिशिएंट फंड है। मेरा यह मानना है, देखिए कि हमारे पास जो आज संसाधन है, हमारी जो क्षमता है, उसके अनुकूल सरकार का प्रदर्शन नहीं है। और हमको देवेंद्र जी ये इतना अनुकूल वातावरण 10 वर्ष बाद नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारा यूथ उस समय, हम विश्व के सबसे बड़ी युवा आबादी शायद ना हो। इस बात को समझने की जरूरत है, और सरकार इस बात को समझने के लिए तैयार नहीं है, वो सिर्फ वोट की राजनीति कर रही है। इसीलिए जो भाजपा के विद्वान प्रवक्ता कह रहे थे कि हमें आर्थिक मुद्दों पे बात करनी चाहिए, साहब आर्थिक मुद्दों पे तो आप बात ही नहीं करना चाहते। चुनाव पे आप हिंदू, मुसलमान, मंगलसूत्र, मुजरा, भैंस, ये सब बात करते हैं। मुख्य मुद्दे, मूलभूत आवश्यकताएं और इसको दूर करने की नीतियां, इसको लेकर सकारात्मक बातें कभी सत्ता पक्ष नहीं करता है। जी, अब चूंकि खेती से जुड़ी बातें हो रही हैं, किसानों की बातें हो रही हैं, तो थोड़ी खेती से जुड़ी बातें भी कर ली जाएं। अगर जो 7वां, अगर जो आप प्ले कर पाएँ आर्थिक समीक्षा 7 नंबर की, खेती में जो क्रांति की बात इसमें कही गई है, हम पहले आप लोगों के सामने वो आप लोगों के समक्ष रखते हैं कि आर्थिक समीक्षा में क्या है। तो ये, हाँ बिल्कुल, ये फाइनेंशियल ईयर 16 से 21 तक के बीच सिंचाई क्षेत्र में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। 49.3 से बढ़कर ये 55% तक पहुंच गई है, यानी कि 6% की वृद्धि हो गई है। 6% की वृद्धि हुई है 16 से 21 के बीच सिंचित क्षेत्रों में। आपको बताएं 21,967.75 करोड़ पर ड्रॉप मोर क्रॉप योजना के अंतर्गत जारी किए गए हैं, ये हम आपको बता रहे हैं। फाइनेंशियल ईयर 16 से 25 के बीच 95.58 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में माइक्रो सिंचाई कवरेज हुआ है।
माइक्रो सिंचाई कवरेज। परंपरागत कृषि विकास योजना के माध्यम से 14.99 लाख हेक्टेयर में जैविक खेती को बढ़ावा दिया गया है। ये देखिए 14.99 लाख हेक्टेयर में और 25.30 लाख किसानों को इसके लिए प्रेरित किया गया है कि आप जैविक खेती कीजिए। ये सारी चीजें हैं। तो सिंचित क्षेत्रों में तेजी से बढ़ोतरी की गई है, यानी कि अगर जो खेती में सिंचाई ज़्यादा खेतों की बढ़ेगी, वो क्षेत्र बढ़ेगा, सिंचित क्षेत्र बढ़ेगा तो पैदावार भी बढ़ेगा। बिल्कुल। अब हम अपने मेहमानों की तरफ रुख करेंगे और जो हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे हम पुष्प कुमार साहू जी, हम आपके पास आना चाहेंगे। हमने अभी बताया सिंचित क्षेत्रों में तेज़ी से बढ़ोतरी हुई है और एक चीज़ और भी ये कहा गया है कि जैविक खेती के लिए 14.99 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को बढ़ावा दिया गया है। किसानों को प्रेरित किया गया है। करीब करीब 25,30,000 किसानों को प्रेरित किया गया है। आंकड़े बड़े सुखमयी लग रहे हैं, क्या कहते हैं आप? अगर जो इस तरह से सिंचित क्षेत्रों में बढ़ोतरी हुई है तो अगले जो आने वाला बजट है, अभी जो कुछ ही क्षणों में पेश होगा, इससे क्या उम्मीद करें हम? सर उससे उम्मीद तो ये है कि ये और बढ़ना चाहिए, क्योंकि वैसे देखा जाए तो एक्चुअल में किसान को कोई बेनिफिट मिल नहीं रहा है। इस टाइम सबसे ज्यादा परेशान किसान ही है। जिस हिसाब से वो लोग आंदोलन कर रहे हैं, स्ट्राइक वगैरह हो रही है, तो किसानों के लिए इस बजट में विशेष कुछ ध्यान रखना चाहिए और इस बजट को और बढ़ाना चाहिए। और दूसरी बोलूंगा कि ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, इसका प्रॉपर ऑडिट होना चाहिए, मॉनिटरिंग होना चाहिए कि मतलब ये बजट सरकार लेके आ रही है, जो इन्होंने इतना लंबा बजट रखा है, इतना बड़ा वो रखा हुआ है, तो उसका बेनिफिट उन्हें पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है किसानों के पास। बिल्कुल बिल्कुल, इसकी मॉनिटरिंग होना चाहिए। ये मॉनिटरिंग होनी चाहिए। और अगर जो हम बजट की बात करें, पिछले बजट में उसके पिछले बजट से 12% ज़्यादा कृषि और कृषि कल्याण के लिए बजट आवंटित किए गए थे। हम अब सुकृति जैन जी के पास आना चाहेंगे। किसान और कृषि कल्याण, जहाँ तक बात है, जहाँ खेतों के सिंचित होने की बात है, ये लगातार रकबा बढ़ रहा है, सिंचित क्षेत्र का रकबा बढ़ रहा है। अच्छी बात है, अगर जो सिंचित क्षेत्र का रकबा बढ़ेगा तो उत्पादन अच्छे होंगे। तो सुकृति जैन जी, इसको किस रूप में आप देख सकते हैं? जैसे कि अभी हमारे आर्थिक मामलों के जानकार साहू जी ने कहा कि ये अच्छी बात है और इसमें थोड़े से और बजट की आवश्यकता है। अगर जो इस बजट में ऐसी प्रावधान कर दिया जाए, कुछ ज़्यादा बजट दिया जाए, तो बेहतर स्थिति और प्राप्त हो सकती है। मैं ये बताना चाहूँगा कि सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते किसानों से सीधा संपर्क रहता है, या यूं भी कह सके कि कुछ हिस्से में मैं किसानी से भी जुड़ा हुआ हूँ। जो जमीनी हकीकत है वो इन आंकड़ों से काफी अलग है। वहां पर दिए गए जो आंकड़े कर्मचारियों के द्वारा दिए गए आंकड़े हैं ये। अब जैसे ऑर्गेनिक खेती की बात की गई है, ऑर्गेनिक खेती की ट्रेनिंग के लिए एक जिले में एक व्यक्ति 2-2, 3-3 जिले में ट्रेनिंग देता है, और वो केवल क्लासरूम भी कह सकते हैं या एक सम्मेलन जैसा कह देता है। प्रैक्टिकली जो है किसान को कुछ नहीं है, और वो जहां के तहां किसान वो नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हमारे पास कुछ बाइट है, हम अपने प्रोड्यूसर महोदय से कहेंगे कि वे किसान जिन्हें विदेश की यात्रा कराई गई है और किसी से संबंधित जानकारी दी गई है, वो बाइट कटा करके जरूर डलवा दें कि हम सुकृति जैन जी को। जी, तो कुछ निश्चित रूप से जी यह एक नीति का हिस्सा होता है कि जिस कार्य के लिए बजट एलोकेशन होता है, तो उसके परिणाम को दिखाने के लिए ये सब चीजें कलेक्ट की जाती हैं। इससे व्यापक परिवर्तन होगा,
इसकी अपेक्षा नहीं की जा सकती है। दूसरी बात क्या है, कृषि क्षेत्र में राज्यों में जमीनी स्तर पर कृषि तो हम अभी आपको रोकना जो चाहेंगे कि अब जो है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में पहुंच चुकी हैं और बजट जो है वो बजट संभवतः शुरू हो चुका है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का, आप आए और अपने